friends, you are watching Tanmay Creations. I am Tanmay Best, and in this video we are going to discuss the first chapter of our science textbook, which is chemical reactions and equations. This is the first chapter of our 10th standard science textbook, and as you may be knowing, there are 16 chapters in your textbook. The first to 5th chapters are of chemistry. I am just writing it down there. तो आपके फर्स्ट से लेके 5th तक के चैप्टर केमिस्ट्री के हैं. देन आपके 6th to 9th तक के बायोलॉजी के हैं, राइट. और 10 से लेके 14 तक के आपके फिजिक्स के हैं, फिजिक्स. और जो लास्ट के दो बचे 15 और 16 वो आपके इन्वायरमेंटल साइंसेज में आते हैं. बायोलॉजी में आप उन्हें ले सकते हैं, ठीक है. तो इस वीडियो लेक्चर में हम जो हमारे केमिस्ट्री के 5 चैप्टर हैं उनमें से भी जो पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस वो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है. तो हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं. पहले हम पढ़ेंगे कि केमिकल चेंज क्या होता है, देन रिएक्शन क्या होता है, देन हम इक्वेशंस पढ़ेंगे, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, और फिर हम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, ठीक है. तो इन सबसे पहले हम एक बेसिक चीज पे आते हैं, विच इज चेंज. चेंज क्या होता है. अगर किसी सब्सटेंस के प्रॉपर्टीज में चेंज आए, मतलब उसमें कोई वेरिएशन आ जाए, तो हम उसे चेंज बोलते हैं. जैसे सपोज आप कोई कैंडल लेते हो, उसे आप बर्न करते हो, राइट. ये आपकी कैंडल है, इसे आपने बर्न करा, ठीक है. तो उसमें चेंज हो रहा है. क्या चेंज हो रहा है. जो इसकी मोम है वो वैक्स में कन्वर्ट हो जा रही है, राइट. और हीट एनर्जी पैदा हो रही है. वो कहाँ से आ रही है. उसकी अंदर की केमिकल एनर्जी से आ रही है, ठीक है. तो ये एक चेंज है, ठीक है. और हम पिछली क्लासेस में पढ़ते हुए आए हैं दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चेंजेस. फर्स्ट चेंज इज द फिजिकल वन एंड द सेकेंड वन इज द केमिकल चेंज, राइट. अब उनके नेम से पता चल रहा है कि जिस चेंज में फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, उसको हम फिजिकल चेंज बोलते हैं. फॉर एग्जांपल, आपने एक पेपर लिया, उस पेपर को आपने 4 पार्ट्स में से कट कर दिया. अब उनकी सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हुई है, उनका साइज चेंज हुआ है या फिर शेप चेंज हुआ है, फिजिकल प्रॉपर्टीज. उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई फर्क नहीं पड़ा है, अभी भी वो पेपर ही है कटने के बाद भी. तो ये हमारा फिजिकल चेंज है. क्यों. क्योंकि इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हुई है, फिजिकल चेंज. दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है हमारा. ये तो था हमारा फर्स्ट एग्जांपल, कटिंग ऑफ पेपर. सेकंड, कटिंग वुड. आप लकड़ी को काटते हो, काटने के बाद जो लकड़ी रहती है, इट्स अ फिजिकल चेंज, राइट. थर्ड आप लेते हो, आप बोल सकते हो मेल्टिंग ऑफ आइस. मेल्टिंग ऑफ आइस. अब बर्फ थी, ठीक है. पहले इसका फॉर्मूला सपोज मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, H2O होता है, ठीक है. केमिकल, ये इसका केमिकल है, ठीक है. अब ये मेल्ट हो गई, मेल्ट होने के बाद ये लिक्विड वाटर बन गया, लेकिन फॉर्मूला इसका भी H2O ही रहा. चेंज क्या हुआ. सिर्फ इसका स्टेट चेंज हुआ. पहले सॉलिड था, अब लिक्विड हो गया, लेकिन जो केमिकल है, जो इसके अंदर की केमिकल सब्स्टिट्यूएंट है, वो सेम रहा H2O. इसलिए ये भी फिजिकल चेंज है, ठीक है. तो ये था हमारा फिजिकल चेंज. अब सेकंड है हमारे पास केमिकल चेंज. केमिकल चेंज में जिसमें केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं. केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आती हैं. आपका कलर आ सकता है. अगर कलर चेंज हो रहा है तो केमिकल चेंज है. इसको मैं चेंज ऑफ कलर लिखता हूँ. चेंज ऑफ कलर ऑफ अ सब्सटेंस, कलर. या फिर सेकंड चीज क्या हो सकती है. चेंज ऑफ टेम्परेचर. मतलब टेम्परेचर या तो बढ़ा है या घटा है, मतलब एनर्जी रिलीज हुई है, टेम्परेचर. थर्ड है चेंज ऑफ स्टेट. उसकी फिजिकल स्टेट में चेंज आ सकता है. और फोर्थ है इवोल्यूशन. किस चीज का. इवोल्यूशन ऑफ एनी गैस. कोई गैस निकल सकती है, CO2, H2O या कुछ और गैस हो सकती है, या फिर साउंड इवॉल्व हो सकती है, कोई बड़ा एक्सप्लोजन हो सकता है. और गैस, साउंड और लाइट भी इवॉल्व हो सकती है. जैसे कि कैंडल वाले केस में था, लाइट इवॉल्व हो रही थी.
तो ये 4 प्रॉपर्टीज डिफाइन करती हैं केमिकल चेंज को। अगर किसी चेंज में, किसी रिएक्शन में ये सारे चेंजेस हो रहे हो तो वो केमिकल रिएक्शन होता, केमिकल चेंज होता है। अब इनके एग्जांपल देखते हैं। हमने फिजिकल में पढ़ा था कटिंग ऑफ वुड, अब केमिकल में लेते हैं हम बर्निंग ऑफ वुड। बर्निंग ऑफ वुड, अब बर्निंग ऑफ वुड में कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है? चेंज ऑफ कलर, कलर में चेंज होगा, पहले ब्राउन थी बाद में ऐश बन जाएगी, राख बन जाएगी, ब्लैक कलर की हो जाएगी, चेंज ऑफ कलर है। चेंज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ जाएगा ऑब्वियसली जलने के बाद, तो ये भी है। चेंज ऑफ स्टेट्स, चेंज ऑफ स्टेट भी हम कह सकते हैं उसे। और इवोल्यूशन ऑफ गैस, साउंड और लाइट। देखो भाई, अब आप उसको जलाओगे तो लाइट निकलेगी, ऑब्वियसली आग जल रही है तो उससे लाइट इवॉल्व हो रही होगी, और तो ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, हैंस बर्निंग ऑफ वुड इज अ केमिकल चेंज। ठीक है, और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, जैसे बर्निंग ऑफ कैंडल। अब बर्निंग ऑफ कैंडल एक ऐसा चेंज है जिसमें दोनों केमिकल भी हो रहे होते हैं और फिजिकल चेंज भी हो रहा होता है। बर्निंग ऑफ कैंडल में फिजिकल चेंज क्या है? उसकी जो मोम है वो वैक्स में कन्वर्ट हो रही है, और केमिकल चेंज क्या है? जो वो लाइट इवॉल्व कर रहा है, इवोल्यूशन ऑफ लाइट इज टेकिंग प्लेस, हैंस इट इज अ केमिकल चेंज। ठीक है, और हम केमिकल चेंज से हम डिफाइन करते हैं केमिकल रिएक्शन को। अगर whenever a chemical change occurs in a substance, मतलब किसी सब्सटेंस में कोई केमिकल चेंज होता है, then we say that a chemical reaction has occurred। ठीक है, अगर मतलब किसी भी सब्सटेंस में कोई केमिकल चेंज होता है तो हम बोलते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं किसी चीज को बर्न करता हूँ, आपने 8th स्टैंडर्ड में बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन सुना होगा, जिसमें हम Mg+O2 Mg में बर्न कर रहे हैं, ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं, तो वो हमें क्या देती है? वो फॉर्म करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है, राइट। हमने ये इक्वेशन 8th स्टैंडर्ड में पढ़ी हुई है। ठीक है, अब इसमें हम देख सकते हैं कि केमिकल चेंज हो रहा है। क्यों हो रहा है? पहली बात तो इस सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज ही चेंज हो गई है। पहले मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, हम इसे व्हाइट ऐश बोलते हैं। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा था कि एक व्हाइट डैजलिंग फ्लेम भी पैदा होती है इसके बर्निंग के दौरान, व्हाइट डैजलिंग फ्लेम, और साउंड भी प्रोड्यूस होती है। तो इवोल्यूशन ऑफ लाइट भी हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ साउंड भी हो रहा है, हैंस इट्स डेफिनेटली अ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज है मतलब ये केमिकल रिएक्शन है, इट्स अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, एक दो रिएक्शन और हम लिखते हैं, जैसे H2 है, एक बहुत कंबस्टेबल गैस है। H2 में अगर हम ऑक्सीजन मिला देते हैं तो हमें लिक्विड वाटर मिलता है। दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो गई है, राइट, मतलब केमिकल चेंज हुआ है। केमिकल चेंज हुआ है मतलब एक केमिकल रिएक्शन भी हुआ है, इट्स अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब ये था हमारे पास केमिकल रिएक्शन। अब उसके बाद केमिकल रिएक्शन के बाद हमें किसी केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करना है। आप किसी को बता रहे हो कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? वे ऑफ एक्सप्रेसिंग, वे या फिर हम इसे मोड भी बोल सकते हैं, मोड ऑफ एक्सप्रेसिंग अ केमिकल रिएक्शन, in terms of words is called chemical equation। केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या है? जैसे हमने अभी जस्ट लिखा था एक केमिकल चेंज मैग्नीशियम वाला, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब ये इस इक्वेशन से हमने क्या करा है? हमने केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करा है, एक्सप्रेस करा है कि भाई जब मैग्नीशियम में आपने ऑक्सीजन ऐड करी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। ठीक है, तो वी आर एक्सप्रेसिंग द केमिकल रिएक्शन हियर।
सो ये क्या है, ये हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो क्या पढ़ रहे हैं हम, केमिकल इक्वेशन पढ़ रहे हैं, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब वर्ड इक्वेशन भी होती हैं। वर्ड इक्वेशन केमिकल इक्वेशन का ही दूसरा फॉर्म है, जिसमें हम इसको, जो हमने ये लिखी है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इनको हम सिंबल की बजाय वर्ड से डिनोट करते हैं। उनके जो एक्चुअल नेम्स हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये हमारे पास वर्ड इक्वेशन है। अब हम बीच में ये एरो का साइन देख रहे हैं। अब हम जो केमिकल इक्वेशन है, इसके कुछ जो एलिमेंट्री पार्ट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। जो ये बीच में ये साइन है, ये शो करता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है और किस डायरेक्शन में हुआ है। मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन इनिशियल थे और फाइनल मैग्नीशियम ऑक्साइड है, हेंस दिस एरो शोज द फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, जो इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स, सॉरी रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स। ये दोनों रिएक्ट हो रहे हैं इसलिए इनको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं। ठीक है, और जो राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट बनता है, जो बनता है उससे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन में रिएक्टेंट्स है हमारे पास मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन और प्रोडक्ट है हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड। राइट, एक दूसरा एग्जांपल भी ले लेते हैं। एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म्स जिंक सल्फेट प्लस H2। ठीक है, अब इसमें हम देख रहे हैं कि जिंक है, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्ट करा, उसने क्या बनाया, जिंक सल्फेट फॉर्म किया और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। पहले तो ये केमिकल चेंज क्या है, इसमें H2 इवॉल्व हो रही है, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज, जिंक जो है जिंक सल्फेट बन चुका है, चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज भी है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है। अब इसको हमने एक्सप्रेस एक केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में करा है। ठीक है, ये हमारा बीच में एरो आ गया, एरो के लेफ्ट हैंड साइड में LHS में हमारे पास है रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स, और राइट हैंड साइड में है हमारे पास प्रोडक्ट्स। मतलब क्या है, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्टेंट्स हैं, वो दोनों रिएक्ट करे और बनाया क्या प्रोडक्ट, जिंक सल्फेट और H2। ठीक है, तो ये हमारी ये इक्वेशन। अब हमने जो अभी तक इक्वेशन लिखी थी वो ज्यादातर एक लॉ को फॉलो नहीं करती हैं, और वो हमने लॉ शायद 9 में पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हम उसे थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं अभी। वो लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये हमने 9 में पढ़ा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी पढ़ा है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी पढ़ा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बताता है, ये बताता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed in a chemical reaction। सीधी सी बात है कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें मास ना तो अचानक से कहीं से पैदा हो जाएगा और ना अचानक से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मतलब क्या है कि किसी केमिकल रिएक्शन से पहले, सपोज ये केमिकल रिएक्शन है, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन Cr, ठीक है, ये इससे पहले, ये इससे बाद में। इससे पहले अगर जो इसके रिएक्टेंट्स हैं, हमने पढ़ा था रिएक्टेंट्स हैं और राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, अगर हम लिखते हैं कि रिएक्टेंट्स का मास सपोज 100 ग्राम है, तो प्रोडक्ट्स का मास भी इस कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग 100 ग्राम ही होगा। वो ना तो कहीं से अचानक से पैदा हो जाएगा ना कहीं से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हेंस द मास रिमेन सेम बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमने जो पहले इक्वेशन लिखी थी वो इस लॉ को वायलेट क्यों करती है। इस इक्वेशन को हमने 2-3 बार लिखा, Mg + O2 फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड।
पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब भी हम एक इक्वेशन लिखते हैं तो किसी उस एलिमेंट का मॉलिक्यूलर फॉर्म लिखते हैं, हम एटॉमिक फॉर्म नहीं लिखने के बजाय मॉलिक्यूलर फॉर्म लिखते हैं। मॉलिक्यूलर टर्म आपने दोनों लाइन में पढ़े होंगे। अब क्यों लेते हैं? क्योंकि एटम जो होता है वो हर केस में सर्वाइव नहीं कर पाता है, लेकिन मॉलिक्यूल जो होता है वो हर कंडीशन में सर्वाइव कर लेता है, इसलिए हम मॉलिक्यूलर फॉर्म लेते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे मैग्नीशियम तो मेटल है, वो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्म भी Mg रहेगा, एटॉमिक फॉर्म भी Mg रहेगा। लेकिन जो ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक फॉर्म O होता है, लेकिन ऑक्सीजन ये एटम सर्वाइव नहीं करता, इसलिए ये O2 ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करके O2 बना देता है, O2 बना देता है, और हेंस ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्म है, इसलिए हमने इसमें O2 लिया। अब इस इक्वेशन को देखते हैं। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं इन यहाँ पे कितने एटम है? एक एटम मैग्नीशियम का है और दो एटम, ये दो हैं, दो एटम ऑक्सीजन के हैं, तो कितने एटम हो गए टोटल? तीन एटम हो गए, ठीक है। और प्रोडक्ट्स जो हैं, प्रोडक्ट्स कितने एटम है प्रोडक्ट्स में? एक मैग्नीशियम का है, एक ऑक्सीजन का, क्योंकि ये मॉलिक्यूल आप इसे एक एटम नहीं बोल सकते, ये भी एक मॉलिक्यूल है। एक एटम मैग्नीशियम का है, एक ऑक्सीजन का है, तो टोटल 2 एटम्स हैं। और इसमें यहाँ पे मैग्नीशियम का एक एटम है और ऑक्सीजन का भी एक एटम है, तो टोटल एटम हो गए 2, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 3 एटम थे, यहाँ पे 2 ही एटम बचे, तो क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का वायलेशन नहीं हुआ? यहाँ पे 3 एटम थे और अचानक से एक एटम डिस्ट्रॉय हो गया, मतलब मास डिस्ट्रॉय हो गया, तो दिस इज अ वायलेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हेंस इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंस, और इस फिनोमेनन को हम बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, ठीक है। अब बैलेंस करने के मेथड्स होते हैं, डेफिनेट मेथड्स। पहले हम यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं, मैग्नीशियम एक एलिमेंट है, दूसरा हमारे पास ऑक्सीजन है, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं इनिशियल और यहाँ पे लिखते हैं फाइनल, और यहाँ पे हम लिखते हैं कि कितने कितने एटम है। इनिशियली मैग्नीशियम का एक एटम है, एक है, ठीक है, और फाइनली मैग्नीशियम का फिर भी एक ही एटम है, मतलब रिएक्शन से पहले भी एक है और रिएक्शन के बाद में भी एक ही है। ऑक्सीजन का रिएक्शन से पहले 2 एटम है, 2, लेकिन रिएक्शन के बाद एक ही एटम है, इसलिए हमें मेनली इसी को बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्योंकि फाइनल में एक ही एटम है, इसलिए हमें फाइनल वाले को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हमें 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये 2 करने के बाद ऑक्सीजन के कितने एटम हो गए फाइनल में? 2 एटम हो गए, 2 एटम हो गए, और मैग्नीशियम के भी लेकिन 2 एटम हो गए थे, क्योंकि ये जो 2 होता है ये पूरे के लिए है, ये सिर्फ ऑक्सीजन के लिए नहीं है, मैग्नीशियम के लिए भी है, ऑक्सीजन के लिए भी है, तो मैग्नीशियम के भी 2 एटम हो गए। क्या यह बैलेंस हुआ? अभी भी बैलेंस नहीं हुआ, क्योंकि मैग्नीशियम के अब स्टार्टिंग में एक ही बचा, फाइनल में 2 हो गए, इसलिए हमें स्टार्टिंग वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, तो अब मैग्नीशियम के भी इनिशियली 2 एटम हो गए। क्या ये इक्वेशन अब बैलेंस है? हाँ, इनिशियली मैग्नीशियम के भी 2 है, ऑक्सीजन के भी 2 है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 2 एटम है, यहाँ पे 2 एटम है, यहाँ पे 4 एटम है, सॉरी हाँ 4 एटम है, क्योंकि एक इसका है, एक इसका है, 2 हो गए। अब पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस 2 से, तो 2 × 2 4 हो जाएंगे, तो 2 + 2 = 4। अब ये इक्वेशन बैलेंस हो गई, ठीक है। एक बार इसको दोबारा लिख देता हूं मैं यहाँ पे, 2Mg + O2 फॉर्म्स 2MgO, ये हमारी बैलेंस इक्वेशन है, और अभी ये कंजर्वेशन ऑफ मास के प्रिंसिपल को वॉयलेट नहीं कर रही है, ठीक है। बैलेंसिंग के लिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, और हाँ, जो इक्वेशन जैसे हमने अभी मैग्नीशियम वाली इक्वेशन को बैलेंस करा, तो ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशंस। डेफिनेशन के तौर पर हम लिखते हैं
द इक्वेशन इन विच total number of atoms in both sides remain same. The equation in which the total number of atoms in the both sides remain same. जैसे हमने इसमें देखा था 2Mg plus O2 forms 2MgO. रिएक्शन से पहले लेफ्ट हैंड साइड में भी 4 एटम है और रिएक्शन के बाद भी राइट हैंड साइड में भी 4 एटम है, इसलिए ये हमारी बैलेंस इक्वेशन है। और बैलेंस इक्वेशन का उल्टा होता है स्केलेटन इक्वेशन। स्केलेटन इक्वेशन ऐसी इक्वेशन जिसमें दोनों साइड में एटम्स इक्वल नहीं होते हैं, मतलब जो बैलेंस नहीं है। जैसे हमने इनिशियली ये लिखी थी Mg plus O2 फॉर्म्स 2MgO। इसमें लेफ्ट हैंड साइड में 1 + 2 3 एटम है और राइट हैंड साइड में 1 और 1 2 एटम है। नंबर ऑफ एटम्स आर नॉट इक्वल ऑन बोथ साइड्स, दस इट इज अ स्केलेटन इक्वेशन। ठीक है, अब हम एक दूसरी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। हमारे पास सोडियम है Na, सोडियम है, हमने ऑक्सीजन मिलाई, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है O2 होगी और ये फॉर्म करता है सोडियम ऑक्साइड Na2O। ठीक है, क्या ये इक्वेशन आपको बैलेंस लग रही है? देखते हैं, यहाँ पे फिर से टेबल बनाते हैं हम। इनिशियल फाइनल सोडियम ऑक्सीजन। ठीक है, इनिशियली सोडियम का एक एटम है और फाइनल में 2 एटम हो गए Na2। ये सिर्फ सोडियम के लिए, इसलिए यहाँ पे 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 एटम है। ऑक्सीजन के इनिशियली 2 एटम है, 2 एटम्स, और फाइनल में एक ही एटम है। तो इनिशियल में यहाँ पे भी 3 एटम है वैसे तो, और यहाँ पे भी 3 एटम है। तो ये इक्वेशन क्या बैलेंस है? बिकॉज इक्वेशन दोनों तो सेम है एटम्स, लेकिन इनका मास तो चेंज हो गया ना। एक सोडियम का एटम एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया, इसलिए ये भी इक्वेशन हमारी स्केलेटन इक्वेशन है। अब इसको भी हमें बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए सपोज हम पहले सोडियम का लेते हैं। सोडियम का यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे 2 एटम है, तो बैलेंस करने के लिए पहले हमें इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे कितने एटम हो जाएंगे? 2 एटम हो जाएंगे। तो सोडियम तो बैलेंस हो गया 2-2 पे, लेकिन ऑक्सीजन अभी भी अनबैलेंस्ड है। यहाँ पे 2 एटम है, यहाँ पे 1 एटम है। ठीक है, अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएंगे, यहाँ पे भी 2 हो जाएंगे। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 2 आ जाएंगे ऑक्सीजन के। लेकिन यहाँ 2 लगाने से सोडियम में भी फर्क पड़ा, क्योंकि ये 2 सोडियम के लिए भी है, सिर्फ ऑक्सीजन के लिए नहीं, सोडियम के लिए भी है। तो अब राइट हैंड साइड में सोडियम के कितने एटम हो गए? 2 तो पहले से थे, 2 से और मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 2 जा 4 हो गया। अब यहाँ पे 4 एटम हो गए, मतलब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गई, लेकिन सोडियम अभी भी बैलेंस नहीं हुआ। अब सोडियम को दोबारा बैलेंस करने के लिए इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हम 4 लगा देंगे। 4 यहाँ बैलेंस है। सोडियम के इनिशियल भी 4 थे और फाइनल भी 4 है। ऑक्सीजन के इनिशियल भी 2 थे और फाइनल भी 2 है। यहाँ पे देखते हैं 4 2, यहाँ पे कितने हैं? 2 और 1 3, 3 और 2 6, 2 3 6 होता है। ठीक है, तो 4 + 2 = 6 एटम्स हो गए इक्वल। हेंस ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। बैलेंस इक्वेशन को मैं आपको फिर से दिखा दूं एक बार। 4Na + O2 forms 2Na2O। दिस इज आवर बैलेंस्ड इक्वेशन। इससे पहले जो हमने लिखी थी वो एक स्केलेटन इक्वेशन थी, Na + O2 forms Na2O। ये स्केलेटन इक्वेशन थी। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए मैं आपको 2-3 इक्वेशन और देता हूँ, उसको मैं डायरेक्ट बैलेंस कर दूंगा। एंड आई विल रिकमेंड यू टू सॉल्व दिस इक्वेशन योरसेल्फ। तो पहली इक्वेशन जैसे मैं लिखता हूँ, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके इसको ट्राई कर सकते हैं, इसको बैलेंस करना है आपने। ठीक है।